नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य वाली सीरीज को आज फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी उपन्यास। जी हाँ, इससे पहले की सभी सीरीज अर्थात कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 4 तक में हमने अच्छे से है ना अपने सिलेबस के अनुसार ही अध्ययन किया है और पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक हम आगे बढ़े हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप जो है एक सीरियल वाइज देखते आ रहे होंगे, सीरीज वाइज देखते आ रहे होंगे, कोई सेशन आपने बीच में नहीं छोड़ा होगा। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ते हैं ना तो संभवतः आपका उसमें लॉस होगा, क्योंकि एक पूरी एक कड़ी बनी, एक चेन बनी हुई होती है जहां से संभव हो सकता है कि आगे के टॉपिक पर आपको थोड़ी परेशान करे, है ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक के चैप्टर के अनुसार आगे बढ़े और उसी के अनुसार हम आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक बीच में छूट नहीं रहा है। दोस्तों जो भी कोई नए स्टूडेंट हो उनको मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेक्चर प्लस नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है और इसमें आज हम बात करेंगे इसके टॉपिक, तीसरे टॉपिक पर हिंदी उपन्यास का स्वरूप और विकास पर। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि इस विधा में हिंदी उपन्यासों का किस प्रकार से विकास हुआ है या ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही है जिसके कारण विश्व में या भारत में उपन्यासों के क्रम को आगे बढ़ने में जो है ये तो उनका प्रभावित हुए हैं। कौन सी परिस्थितियां ऐसी उसके जवाबदार रही है इसका विकास करने में या इसको प्रभावित करने में, तो वो सारी बातें करेंगे इसके अलावा। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि उपन्यास क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आज का पूरा सेशन जो है दोस्तों, ये कुछ प्रश्न है, इनको ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। उस स्टार्ट करने से पहले इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाला, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हमें क्या क्या देखना है, उपन्यास से क्या, उपन्यास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उपन्यासों के तत्व कौन कौन से हैं और उपन्यासों के प्रकार कितने हैं। तो ये सारी बातें आज के हम सेशन में करने वाले हैं। विशेष रूप से 4 बिंदुओं के माध्यम से हम अपना आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास के अर्थ से। तो दोस्तों उपन्यास शब्द कोई नया तो नहीं है, बेसिकली काफी पुराना शब्द ही है ना, जो आपने पहले भी कभी सुना हुआ है। लेकिन उपन्यास की कहानी कुछ इस प्रकार से है, देखिए समझिए। उपन्यास पर पहुंचने से पहले जरा हम देखते हैं कि हिंदी जगत में विधा, ये शब्द आपने सुना है ना, विधा, है ना, जो कि विद्यार्थियों का ही एक शब्द है, विधा। ठीक है ना। तो विधा, विधा क्या होती है, विधा किसे कहते हैं विधा? तो अभी तक हिंदी साहित्य में देखिए, चाहे वो कहानी हो, है ना, निबंध हो, नाटक हो, गीत हो, प्रत्येक प्रकार का जो भी कहानी गीत, जो भी हमारे हिंदी साहित्य या हिंदी जगत के जितने भी चाहे वो कहानी हो, निबंध हो, कविता हो, है ना, प्रत्येक को हम यहाँ विधा के नाम से ही जानते हैं, विधा ही इसको कहते हैं। लेकिन संभवतः अध्ययन के दृष्टिकोण से या समझने के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विधा 2 प्रकार की हो सकती है। 2 कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं इसके? एक तो होगा इसका नैसर्गिक विधाएं और एक होगी इसमें ऐतिहासिक विधाएं, है ना। तो ये 2 प्रकार की विधाएं होती है। अब नैसर्गिक विधाओं का मतलब क्या होता है कि नैसर्गिक विधा का मतलब ये होता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की विधाएं पाई जाती है। अर्थात ये कि समय विशेष से इस प्रकार की विधाएं प्रभावित नहीं होती, या इतिहास के एक विशेष समय या विशेष काल के लिए ये विधाएं नहीं होती, बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक समय ये विधाएं पाई जाती है। जैसे नाटक, कहानियां, गीत। तो ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो समाज के प्रत्येक वर्ग में पाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक विधाओं की, तो ये ऐतिहासिक विधाएं क्या होती है? ऐतिहासिक विधाओं का मतलब होता है जो इतिहास के एक काल विशेष का वर्णन करती हो। ऐसी विधाएं जो हमारे इतिहास को हमें दिखाती हो और व्यवस्थित रूप में दिखाती हो, तो ऐसी ही एक ऐतिहासिक विधा का नाम है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों एक समय ऐसा था, उपन्यासों को लेकर के इतना क्रेज था बाजार में कि उपन्यास पढ़ने के लिए, जैसे हिंदी नहीं आती थी ना,
वो लोग, दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखा करते थे, बहुत ज्यादा क्रेज था। ये मान लीजिए कि आज के समय में आप कुछ बच्चे आज भी है जो हैरी पॉटर नाम का उपन्यास पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं हैरी पॉटर नाम से, है ना। तो वो हैरी पॉटर क्या है, वो भी एक उपन्यास है, ठीक है ना। तो जितना क्रेज आज इसका है ना, इससे कई गुना ज्यादा क्रेज उस समय उपन्यासों का हुआ करता था। तो संभवतः इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए इतना क्रेज हुआ करता था कि जिनको हिंदी नहीं आती थी वो हिंदी सीखते थे सिर्फ उपन्यास पढ़ने के लिए, है ना। अब आइए जरा भी इस उपन्यासों के अर्थ पर थोड़ा सा हम चलते हैं। उपन्यस्ते इति उपन्यास, उपन्यस्ते इति उपन्यास, उपन्यस्ते इति उपन्यास का अर्थ होता है जो सामने रखा जाए, जो सामने, ध्यान से पढ़ते चलिएगा, मैं इसका अर्थ समझाने वाला हूं। उपन्यस्ते इति उपन्यास अर्थात जो सामने रखा जाए वह उपन्यास है। अतः उपन्यास शब्द का अर्थ है सामने रखना, सामने रखना। अब क्या सामने रखना, वो एक अलग बात है, आगे आप समझने वाले हैं। उपन्यास प्रसादम, उपन्यास प्रसादम अर्थात किसी वस्तु को इस प्रकार संजोकर रखना जिससे दूसरे उसको देख करके प्रसन्न हो जाए, दूसरे उसको देख करके प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना। सामने रखना और इस प्रकार से संजोकर रखना कि देखने वाला मन चित्त हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए देखने वाले का। किंतु आधुनिक संदर्भ में अगर बात करें तो हिंदी का उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नोवेल शब्द का पर्यायवाची हमें प्रतीत होता है। लेकिन वहीं संस्कृत में भी एक शब्द है नवल, संस्कृत में उपन्यास के लिए एक शब्द है नवल, और इस नवल शब्द को देख करके लगता है कि अंग्रेजी का ये नोवेल शब्द भी जो है संस्कृत के नवल शब्द से ही उत्पत्तित हुआ है। क्लियर है। तो वैसे भी अंग्रेजी के कई शब्द संस्कृत से के शब्दों से उनकी उत्पत्ति हुई है या जन्मे हैं, इसी आधार पर यह कहा जाता। तो ये है आपका एक शाब्दिक अर्थ किसका, उपन्यास का। तो उपन्यास क्या बला है, तो आपने देखा कि उपन्यास एक ऐतिहासिक विधा है, हिंदी जगत में ऐतिहासिक विधा है ये, जो हमारे इतिहास को हमारे सामने प्रभावपूर्ण तरीके से रखती है। और किस किस प्रकार से रखती है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब हम उपन्यासों के प्रकारों को पढ़ेंगे, है ना। तो यहां तक क्लियर चल रहा है ना, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते चलिएगा आप लोग। तो यहां पर एक तरह से आपने एक शाब्दिक अर्थ समझा उपन्यासों का, कि उपन्यासों का अर्थ क्या होता है, ये शब्द कहां से आया। तो हम बेसिकली मानते हैं कि अंग्रेजी के नोवेल शब्द से आया है, लेकिन उस अंग्रेजी के नोवेल शब्द को देखकर भी हमें कभी कभी लगता है कि ये अंग्रेजी का नोवेल शब्द संस्कृत के नवल शब्द से आया है, और इसका अर्थ होता है सामने रखना। सामने रखना, सामने उसी चीज को रखा जाएगा जो पहले घटित हुई हो। और जब हम विशेष रूप से उपन्यासों की बात करते हैं तो चूंकि उपन्यास एक ऐतिहासिक विधा होने के कारण हम अपने इतिहास को हमारे सामने रखने की बात करते हैं। तो उपन्यस्ते इति उपन्यास, इसका अर्थ ही हुआ कि हम अपने इतिहास को या हम अपने गुजरे हुए कल को हम अपने सामने संजोकर रख रहे हैं, जिससे व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति उसे प्रसन्न होकर के देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा। क्लियर है। तो उपन्यास की परिभाषा के अंतर्गत हम विशेष रूप से दो विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि यहां पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उपन्यासों को सिर्फ मनोरंजन मात्र का साधन मानते थे, है ना। कुछ विद्वानों का मानना, तो कुछ मानते थे कि उपन्यास सिर्फ मनोरंजन का साधन है, नोवेल क्या होती है, सिर्फ उपन्यासों का साधन होती है ना। लेकिन कुछ मानते हैं कि इसके पीछे एक उद्देश्य रहता है, कुछ उद्देश्य रहता है। तो सबकी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कहना है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा है कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर, ध्यान दीजिएगा, युग की गतिशील भागती हुई दुनिया में सहज शैली में, क्योंकि आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज्यादा समय, अपने जीवन का ज्यादा समय किसी को दे पाए, इसलिए आज के इस भागती दुनिया में या प्रगतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में, आसान शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी, स्वाभाविक जीवन की पूर्ण झांकी वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। क्या कहा गया है कि गतिशील पृष्ठभूमि पर, जीवन की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में लिखा हुआ जीवन को, जो जीवन की इस पूरी झांकी को प्रस्तुत करता हो, ऐसे गद्य को हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। किसने कहा ये, भागीरथ मिश्र ने कहा, है ना। अगला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। क्या श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा,
क्या कहा इन्होंने उपन्यास को? वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा। बस इतना याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो हमारे वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है। लेकिन फिर भी दोनों परिभाषाओं में एक बात तो कॉमन है, स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं ये हमारे गुजरे हुए अतीत की बात करता है, हमारे ये इतिहास की बात करता है, और इतिहास को ये हमारे सामने रखने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो आधुनिक युग में उपन्यास एक सबसे ज्यादा प्रचलित विधा है। आधुनिक युग तो क्या, मध्यकालीन समय में भी जो है उपन्यास एक प्रचलित विधा हुआ करती थी। लेकिन आधुनिक समय में कई विद्वानों, कई लेखकों के आने के बाद तो इसके विकास को जैसे कोई पंख ही लग गए हो, है ना। बहुत तीव्र गति से इसका विकास हुआ। ये आधुनिक युग का महाकाव्य बन चुका था। आधुनिक युग का महाकाव्य, जैसे प्राचीन समय में महाकाव्य हुआ करते थे, महाकाव्य ही लोग पढ़ा करते थे, लेकिन आधुनिक युग में इनका क्रेज इस प्रकार छाया कि लोग महाकाव्यों को छोड़ करके सिर्फ इनको उपन्यासों को ही पढ़ने लगे थे, जिसमें जीवन की संपूर्ण झांकी सरस रूप में प्रस्तुत की जाती है, आसान रूप में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए सिर्फ ध्यान से पढ़ते चलिएगा, समझते चलेंगे ना तो नहीं आएगी कहीं से कहता कोई तकलीफ। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि यार हिंदी है तो इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट जैसी कोई चीज नहीं है कि वो समझ ना आए, है ना। बेसिकली देखिए इसका एक बेस बनाइए, भूमिका अगर आपने अच्छे समझ ली तो फिर आगे कुछ भी समस्या नहीं आती है। अब देखिए अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करने के बाद में अब अगर हम बात करें उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उपन्यासों को प्रभावित करते हैं या उपन्यास के अंदर होते हैं, है ना। उनके बिना उपन्यास बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो सबसे पहला एलिमेंट होता है इसका कथा वस्तु, है ना। कथा वस्तु या घटनाक्रम क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक विधा है, इस कारण से क्या है, ये एक घटनाक्रम भी है। कथा वस्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है या एलिमेंट होता है। दूसरे की बात करें तो पात्र या चरित्र चित्रण। बिना पात्र के उपन्यासों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चरित्र चित्रण के बिना, है ना, क्योंकि किसी न किसी को तो पात्र बताना ही होगा उसमें, ठीक है ना। इसके अलावा कथोपकथन ये भी उपन्यास के अंदर, विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यासों के अंदर कथोपकथन भी विशेष भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है समझने वाले अंदर पूरा विस्तार समझेंगे, है ना। उसके बाद शैली का भी एक विशेष अपना स्थान होता है, देश काल या वातावरण का भी एक विशेष स्थान होता है इसके अंतर्गत। और एक होता है उद्देश्य, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपन्यास लिखा जा रहा है। बिना उद्देश्य वाला उपन्यास कभी भी ऐतिहासिक विधा नहीं हो सकता, या कहे कि बिना उद्देश्य की कोई भी विधा ऐतिहासिक विधा नहीं हो सकती। और हिंदी साहित्य में तो ऐसी कोई विधा होगी ही नहीं जिसका कोई उद्देश्य ना हो। प्रत्येक विधा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है ना। आइए इन्हीं को सभी को एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल एकदम व्यवहारिक रूप से समझेंगे, कहीं पर कोई बर्डन नहीं लेना है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, कोई ऑफिशियल तरीका नहीं, है ना। बिल्कुल भूल जाइएगा, आप सिर्फ व्यवहारिक रूप से समझते हुए चलिएगा, आपका कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट जैसा नहीं है। देखिए कथा वस्तु या घटनाक्रम, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? कथा वस्तु मतलब ये होता है, समझ सिंपल से शब्दों में अगर समझाऊं आपको तो कथा वस्तु मतलब ये कि देखिए उपन्यास आपको लिखना है तो उपन्यास लिखने के लिए एक कहानी की आवश्यकता होती है। आज के फिल्मकार क्या करते हैं, जब फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाने से पहले क्या होता है, राइट की जाती है ना, पूरी घटना पूरी पिक्चर पहले राइट होती है, लिखी जाती है ना। तो इसी तरह से उपन्यास भी क्या है, उपन्यास को भी जब लिखना होता है ना तो उसकी भूमिका तैयार की जाती है कि लिखना किसके ऊपर है, लिखना किसके ऊपर है। तो उसके लिए उसे एक स्टोरी की आवश्यकता होती है, एक कहानी की आवश्यकता होती है ना। तो जिस कहानी या स्टोरी पर जो उस पूरे उपन्यास को आधारित करना है, लिखना है ना, वही यहां कथा वस्तु कहलाती है। कथा वस्तु कहलाती है जिस मुद्दे पर आपको उपन्यास लिखना है, वही मुद्दा उस उपन्यास की कथा वस्तु कहलाता है। या जिस किसी घटना पर अगर आपको उपन्यास, जैसे 1857 की क्रांति थी, उस पर आपको उपन्यास लिखना है तो 1857 की जो क्रांति का जो काल था वो आपके लिए क्या हो जाएगा, घटनाक्रम हो जाएगा, है ना। बस इतना ही था, कथा वस्तु और घटनाक्रम। क्लियर है? चलिए एक बार पढ़ के भी दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। उपन्यास की मूल कथा या कहानी को ही कथा वस्तु या घटनाक्रम कहा जाता है, ठीक है ना। मूल कथा मतलब उपन्यास जिस पर आधारित है, उसी कथा को या कहानी को ही हम यहाँ उपन्यास की
कथा वस्तु या घटनाक्रम कहते हैं। किसी उपन्यास में एक मूल कथा होती है, कि कोई कोई उपन्यास ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही कहानी होती है, शुरू से लेकर आखिर तक वही चलती रहती है। और कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जिसमें मूल कहानी तो चल रही है लेकिन उसके अंदर भी और कहानियां निकल जाती है, जिनको हम बोलते हैं प्रासंगिक कथाएं। प्रासंगिक कथाएं आपने मूवी में देखा होगा ना, कि मूवी चल रही है ना, और जो है बीच में इंटरवल होने लगता है, इसके बाद में किसी को कोई सपना आता है या कोई पुरानी अपनी कहानी रिपीट कर देते हैं, तो उस मूवी के अंदर कोई दूसरी ही मूवी स्टार्ट हो जाती है ना, ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, वो प्रासंगिक कथा है उसकी, वो प्रासंगिक कथा। जैसे बाहुबली आप लोगों सभी ने देखी है, बाहुबली प्रथम देखी थी आपने, तो बाहुबली प्रथम देखी, लास्ट में क्या हुआ, जब बाहुबली 2 सेकंड आती है तो क्या करती है, वो उससे पहले की कहानी सुनाती है। तो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 देखा जाए तो एक ही कहानी थी, लेकिन उसमें जो दूसरी वाली जो बाद में है ना मूवी आई थी, पिक्चर आई थी, वो क्या थी, उसकी प्रासंगिक कथा थी वो उसकी। अगर एक उपन्यास की दृष्टि से हम उसको देखें तो 2 सेकंड में आने वाली उसकी प्रासंगिक कथा थी, जो पिक्चर के बीच में, स्टोरी के बीच में एक पुरानी घटना के रूप में वो प्रदर्शित होती है। तो इसीलिए कहा गया कि कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जो मूल कथा पर आधारित होते हैं, और कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं, है ना, जो मूल कथा का ही भाग होती है। उपन्यास की प्रत्येक की कथा, प्रत्येक घटना एक सूत्र में बंधी होनी चाहिए। तो जो उपन्यास की जो, अब यार तो सिंपल सी बात है ना, अगर कोई कहानी लिखी जा रही है तो उसमें जितनी भी घटनाएं हो रही है वो सभी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, एक सूत्र में बंधी होनी चाहिए सभी घटनाएं, ताकि जो दर्शक है या जो पाठक है पढ़ते वक्त वो उसको मतलब वो कंफ्यूज ना हो, है ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो इस क्रम में कथा का उदय, विकास और अंत, ये 3 स्तर चलते हैं। इसमें उपन्यास लिखने में एक क्रम होता है ना, स्टार्ट होगा, उदय होगा, उपन्यास उस कहानी का उदय हुआ, उस कहानी का विकास हुआ, चरम पर पहुंच गया, मतलब इंटरवल हो गया, ठीक है ना। अब इंटरवल के बाद में मतलब कि चरम पर पहुंचने के बाद अब उसका अंत होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, अंत होगा उसका। तो ये 3 अवस्थाएं होती है प्रत्येक उपन्यास। वर्तमान संदर्भ और मानव जीवन की प्रत्येक घटना महत्वपूर्ण होती है जो उपन्यास की कथा वस्तु बन जाती है। क्लियर। अगला बिंदु जो है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण का मतलब यह हुआ कि कहानी का तो ठीक है, पर उस कहानी में एक हीरो तो होगा, कहानी के कुछ पात्र होंगे जो उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जिसके नाम से वो कहानी रचित की होगी, है ना। तो इसी प्रकार से पात्र या चरित्र चित्रण ये भी उपन्यास में अहम भूमिका निभाते हैं, इसके अहम अंग होते हैं उपन्यास। जैसे उपन्यास मानव जीवन से संबंधित होता है, अतः इसे मानव चरित्र का चित्र कहा जाता है। उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र कहा जाता है। इसमें मानव चरित्र के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। मानव चरित्र के अलग अलग और लगभग सभी रूपों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। उपन्यास में सभी पात्रों का समान महत्व होता है। उपन्यास में सभी पात्रों को समान महत्व दिया जाता है। हालांकि शुरू से ऐसा नहीं है कि सभी पात्रों को विशेष महत्व दिया जाए, है ना। पहले के समय के कुछ उपन्यास ऐसे हुआ करते थे जहां पर जो मुख्य पात्र है उनको विशेष महत्व और कुछ जो अन्य पात्र होते हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब वर्तमान संदर्भ में अब ऐसा नहीं होता है। लगभग उपन्यास के प्रत्येक चरित्र को समान महत्व ही मिलता है। इसमें मानव चरित्र के विभिन्न रूप प्रस्तुत करने के साथ में इसमें के सभी पात्रों, जितने भी पात्रों ने इसमें भाग लिया है उन सभी को समान महत्व दिया जाता है। ये सभी कथा को आगे बढ़ाते हैं। उपन्यास में पात्रों के चरित्र चित्रण में सत्यता, स्वाभाविकता और सजीवता के साथ ही प्रभाव उत्पादकता भी होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि जो आपके चरित्र, जो पात्र उपन्यास में भाग ले रहे हैं उन पात्रों में सत्यता नजर आनी चाहिए, स्वाभाविकता नजर आनी चाहिए, सजीवता नजर आनी चाहिए। मतलब जब कोई उपन्यास को पढ़े और उपन्यास के अंदर जब वो उस चरित्र को, उस पात्र के बारे में पढ़ रहा होता है तो उसको एक सत्यता नजर आनी चाहिए उस लेखों में। और जो पात्र है, जो उसने कोई घटना घटित की है, जो कोई कार्य किया है, वो सजीव नजर आना चाहिए कि उसने वास्तविक किया हो। मतलब पाठक पूरी तरह से उस कहानी में, उस उपन्यास में डूब जाना चाहिए।
इसीलिए कहा गया है कि उस चरित्र चित्रण में सत्यता, स्वाभाविकता और सजीवता का होना अति आवश्यक है। और जब ये तीनों होंगे तभी जाकर के आपका उपन्यास पाठक को प्रभावित कर पाएगा, प्रभाव उत्पन्न कर पाएगा। तो पात्रों के रूप में पहले तो केवल नायक और नायिका को ही विशेष महत्व दिया जाता था, हीरो हीरोइन को, लेकिन आज सभी को समान महत्व दिया जाता है। आज के उपन्यासों में सभी को समान महत्व दिया जाता है। पहले तो पात्रों का कोई भी स्वतंत्र व्यक्तित्व भी नहीं हुआ करता था, लेकिन पहले उपन्यासी कठपुतली हुआ करते थे ये, लेकिन आज उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका यहां पर देखना है, इसमें एलिमेंट के अंतर्गत, तत्व के अंतर्गत कथोपकथन। कथोपकथन क्या होता है? ये कथोपकथन, कथोपकथन से कथानक को क्या होता है? गतिशीलता मिलती है, गतिशीलता मिलती है। कथोपकथन का मतलब ये होता है, मूवियों में जो डायलॉग होते हैं ना, पहले ही राइट कर लिए जाते हैं, है ना। पूरी कहानी के बीच में जो पात्र हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार की बातचीत करेंगे, है ना, कौन से डायलॉग जो है देंगे और क्या है, वो सारी जो कहानियां होती है, कहानी के बारे में जितनी भी टॉकिंग, उनकी जितनी बातचीत होती है, वो सारी बातें उनके द्वारा पहले ही राइट कर ली जाती है, लिख ली जाती है। तो एक पात्र दूसरे पात्र से क्या बात करेगा और क्या बात कर रहा है, किस आधार पर बात कर रहा है, उसकी भाषा क्या है, उस भाषा का प्रभाव कैसा है, और जो भाषा जो पात्र बोल रहा है क्या वो भाषा उस पात्र के लिए ही है या नहीं, ये सारी बातें, अर्थात इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है कि एक उपन्यास के अंदर जब पात्र एक दूसरे से बात करते हैं तो वो जो बातचीत का पहल होता है, जो बातचीत होती है ना, वही कथोपकथन कहलाता है, कथोपकथन कहलाता है। शायद समझ पाएंगे आप लोग, नहीं समझ आया? कहानी, उपन्यास पूरा, उपन्यास में पात्र एक दूसरे से जो बात करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, वो डायलॉग बाजी ही जो बातचीत है ना, वही कथोपकथन कहलाती है। ठीक है ना। अब इसकी भाषा में पढ़िए, देखिए। कथोपकथन से कथानक को क्या होता है? गतिशीलता मिलती है। साथ ही ये पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सहायक होता है। ये कथोपकथन मतलब ये बातचीत, जो पात्र होते हैं ना, उनके पात्र के चित्रण भी बताते हैं कि कौन किस प्रकार का, है ना, चरित्र का निर्वहन कर रहा है, कौन सा पात्र। कथोपकथन से उपन्यास के पात्रों में सजीवता और स्वाभाविकता आती है। पात्रों की भाषा, बातचीत ही कथोपकथन कहलाती है, जो कथा के विकास में गति लाते हैं। तो पात्रों की बातचीत यथार्थ कथोपकथन ही है, तो जो पात्र के चरित्र निर्माण में भी सहायक होते हैं। देशकाल या वातावरण, तो देखिए उपन्यास का तो एक विशेष जो महत्व है, या कहें कि विशेष उसका जो उद्देश्य होता है उपन्यास का, वो तो होता ही है ना, सामने रखना, संजोकर सामने रखना, मतलब कि जो भी घटनाएं हुई है पहले, ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई है उनको सामने रखना। तो जो उपन्यास ऐतिहासिक विधा है और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने का दावा करता हो, तो उसे तो देशकाल परिस्थिति या देशकाल वातावरण का तो ध्यान रखना ही होगा। देशकाल का मतलब क्या होता है? परिस्थिति। आज की परिस्थितियां संभवतः अलग है, तो आज से 100 साल पहले की परिस्थितियां संभवतः अलग रही होगी, और आज से 200 साल पहले की परिस्थितियां अलग रही होगी। तो ये देश काल परिस्थिति का मतलब ही होता है कि उस समय की परिस्थितियों के आधार पर, तो उस समय की परिस्थितियों के आधार पर जो उपन्यास लिखे गए हैं, वो प्रत्येक उपन्यास जिस समय की बात करते हैं उस ही समय से प्रभावित होने चाहिए, उस समय की घटनाओं की चर्चा करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के इस प्रकार के उपन्यासों में सजीवता आ सकती है। देशकाल तथा परिस्थिति का समुचित समन्वय ही पात्रों को स्वाभाविक बनाकर उन्हें पूर्णता की ओर ले जाता है ना। विभिन्न परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां नहीं होनी, एक उपन्यास में अलग अलग समय की चर्चा नहीं की जा सकती, अलग अलग घटनाओं की चर्चा नहीं की जा सकती, और अगर की जा रही है तो उनके बीच में एक संबंध विशेष का होना आवश्यक है, एक समुचित समन्वय का होना जरूरी है। तो देशकाल तथा परिस्थितियों का एक समुचित समन्वय आवश्यक होता है, और इसी के कारण जो पात्र होते हैं उसके उनमें स्वाभाविकता, उनकी जो कथोपकथन है वो पूर्ण होता है। यही कारण है कि उपन्यासकार प्रारंभ में ही उस स्थिति का जिक्र कर देता है जिससे स्थान और समय का आभास हो जाता है। तो जब भी उपन्यासकार कोई उपन्यास लिखता है तो उस घटना का पहले ही वर्णन कर देता है ना, जिससे मस्तिष्क में फिट हो जाता है
कि इसमें किस घटना के बारे में पूरे अच्छे से चर्चा की गई है। जैसे कि हम जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखाते हैं ना सारांश वाला पेज, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये सब क्या है, समझ रहे ना। तो ये स्थान और समय का आभास करवाते हैं। पात्रों का चरित्र एवं एक के बाद एक घटनाओं के वर्णन को स्वाभाविक एवं यथार्थवादी बनाना देश काल वातावरण पर ही निर्भर होता है। इसका मतलब ये देखिए कि पात्रों का जो पात्र इसमें उपन्यास में या इस कहानी में जो भाग ले रहे हैं, इस विधा में जो भाग ले रहे हैं पात्र, वो चरित्र एवं एक के बाद एक घटनाओं के वर्णन को, अपने चरित्र को और घटनाओं के क्रम को, जो घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं के क्रम को स्वाभाविक बना करके प्रेजेंट करे, और उन घटनाओं में सत्यता नजर आनी चाहिए, वास्तविकता नजर आनी चाहिए। और ये कब आएगी, जब उस देश काल परिस्थिति से समन्वय होगा, उसे संबंधित होगी, उस विशेष परिस्थिति पर वो घटना लिखी गई होगी, तब कहीं जाकर के ये गुण उसमें स्पष्टता परिलक्षित हो पाएगा। तो देश काल को ही वातावरण भी कहा जाता है। देश काल को ही क्या वातावरण कहा जाता है। वातावरण से कथा का प्रभाव बना रहता है, जिससे पात्र जीवंत हो उठता है। क्लियर है। तो वातावरण से कथा का एक प्रभाव बना रहता है। क्लियर है। अगला बिंदु है भाषा शैली। तो किसी भी उपन्यास का एक विशेष महत्व या विशेष तत्व ये हो सकता है कि उस उपन्यास की भाषा शैली है ना सरल हो और सरस हो, पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग इसको आसानी से पढ़ के और आसानी से समझ सके। तभी कहीं जाकर के उपन्यास का अर्थ समाज तक पहुंच पाएगा, या उपन्यास का उद्देश्य समाज तक पहुंच पाएगा, और उपन्यास अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएगा। तो साहित्य लेखन में भाषा शैली का अपना एक विशेष महत्व है। काफी हद तक किसी उपन्यास की सफलता उपन्यासकार की भाषा शैली पर निर्भर करती है ना। उपन्यास की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपन्यास की सफलता उपन्यास की भाषा शैली पर निर्भर करती है। मान लो कि कोई बहुत अच्छी घटना है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। अब ऐसा कोई उपन्यास लेकिन कैसे ऐसी भाषा में आ चुका है, हिंदी ही है लेकिन ऐसी भाषा में कि किसी को कोई पल्ले ही नहीं पड़ रही, तो उनका जो रुचिकर जो टॉपिक था उससे भी रुचि हट जाएगी ना। कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा? मान ले कि तमिल में वो मूवी बनी थी, उसका अगर डबिंग नहीं होती हिंदी में और इसी भाषा में आपके पास आ जाती, तो क्या आपकी रुचि खत्म नहीं होती ना। आज बाहुबली का 2 बार जिक्र हो चुका है इसी से एक ही सेशन में। समझ पा रहे हैं ना। तो उपन्यास की जो सफलता है वो निर्भर ही करती है कि उसकी भाषा शैली आसान हो, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति इसको आसानी से समझ। सहज व सरल भाषा और तथा प्रभावपूर्ण शैली पाठक को उपन्यास से बांधे रखने में सहायक होती है। उपन्यासकार भाषा भाव को पात्रों की सहज अभिव्यक्ति के रूप में सामने रखता है। यथार्थवादी धरातल की कथा के लिए कथा वस्तु जिस काल की है उसी काल की भाषा संदर्भ को से जोड़ती चलती है ना। तो कथा या कहें कि उपन्यास में जो कथा वस्तु है उसकी जिस समय की कथा वस्तु है, उपन्यास मतलब जिस कथा वस्तु पर उपन्यास लिखा गया है, और वो देखना होता है कि वो कथा वस्तु किस समय की है। तो उस समय के अनुसार अगर आप भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो उपन्यास की सफलता निश्चित है ना, अन्यथा नहीं, जिसमें पात्रों का चरित्र स्वाभाविक बन जाता है ना। तो आज का उपन्यासकार गद्य विधा की समस्त शैलियों का प्रयोग करता है। तो आज जो भी गद्य वर्तमान या कहें कि आधुनिक समय में या वर्तमान में जो उपन्यास लिखे जाते हैं या उपन्यास जितने भी उपन्यास लिखे जाते हैं, सब में कहीं ना कहीं सभी शैलियों का प्रयोग किया जाता है समय के आधार पर। जिस समय का उपन्यास है, जिस समय की घटना है, जिस समय की कहानी है, उसके अनुसार ही जो है चरित्र चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है तत्वों के अंतर्गत उद्देश्य। उद्देश्य की जब दोस्तों बात करते हैं तो प्रत्येक, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक विधा का एक उद्देश्य होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर उपन्यास का भी अपना एक उद्देश्य है। प्रत्येक उपन्यास लेखक का एक उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे उसका बीज भी कहा जाता है। बीज का मतलब क्या हुआ? एक सीड, मतलब ये कि उपन्यासकार एक ऐसी कहानी बना करके आपके सामने रखना चाहता है जिसे आप पढ़े, उसमें डूब जाए, उसको पूरी तरह से अपना ले, समझ जाए।
समझने के बाद आप भी उस घटना के एक पात्र बन जाए पढ़ते पढ़ते ही। वो संभवतः उपन्यास पढ़ते हुए यही होता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और उसी में अपने आप को महसूस करने लगते हैं जब भी हम उपन्यास पढ़ते हैं पूरे, तो डूब कर उसके अंदर। तो उपन्यासकार का उद्देश्य भी यही होता है कि जो घटना वो आपके सामने रख रहा है उस घटना की बारीकियों से आप परिचित हो जाए, उससे उसे भली भांति रूप में समझे। हालांकि कुछ उपन्यासकार तो स्पष्ट कहते हैं कि जो उपन्यास है ना, वो सिर्फ एक मनोरंजन के साधन है। लेकिन ठीक है, हम अगर इस बात को मान भी लेते हैं कि उपन्यास मनोरंजन का साधन है, इस बात को अगर हम मान भी ले, तब भी इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उस मनोरंजन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। ये अलग बात होती है कि उपन्यास मनोरंजन का साधन है, यह बात सही है, किंतु ये मनोरंजन भी किसी न किसी उद्देश्य को जन्म अवश्य देता है। ये मनोरंजन किसी न किसी उद्देश्य को जन्म अवश्य देता है, मतलब कुछ ना कुछ हमें सिखाएगा जरूर। तो पात्र कथा के उद्देश्य को प्रथम घटना के माध्यम से व्यक्त करता है। समझिएगा ध्यान से, पात्र कथा का जो उद्देश्य होता है, पहली घटना के रूप में वो अपना उद्देश्य दिखाएगा कथा का, और दूसरी घटना के रूप में पात्र संवाद के माध्यम से एक दूसरे से कथोपकथन करके, बातचीत करके, संवाद करके जो है उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। कथा के पात्रों का उसके जीवन के साथ साथ मानव जीवन का सीधा सीधा संदर्भ होता है। मतलब उपन्यास की कथा मानव समाज से अलग नहीं है, मानव के स्वभाव से जुड़ी हुई। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यार, चौथे नंबर पॉइंट में अब हम आ चुके हैं उपन्यासों के प्रकारों पर। हिंदी साहित्य है, समय तो लगेगा, है ना, समय तो लगेगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सेशन तो लंबे चलेंगे ही, क्योंकि हिंदी साहित्य है और साहित्य में 20-25 मिनट का सेशन तो आप लोग भूल ही जाइए, कोई बात नहीं, आधे घंटे से ऊपर, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं है। 10-15 मिनट कल क्लास और चलेगी, बीच में छोड़कर जाने से कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का। जो पढ़ा है वो भूल जाएंगे, वो सब दिमाग से स्लिप हो जाएगा। एक लास्ट बिंदु बचा हुआ है प्रकार वाला, और एग्जाम में ना प्रश्न भी ऐसा ही आता है कि उपन्यासों के प्रकार बताइए या उपन्यास के भेद बताइए। कितने प्रकार के उपन्यास होते हैं, क्लियर है? आइए बात कर लेते हैं उपन्यासों के प्रकारों की। तो यहां पर ना कुछ विद्वान इसको 3 प्रकार के मानते हैं, या ऐसा मान लें कि शुरुआती जो भी विद्वान रहे हैं या उपन्यासकार रहे हैं, इन्होंने उपन्यास को 3 प्रकार का माना है, 3 भागों में विभक्त किया है, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर के कुछ और उपन्यासकार आए, उन्होंने 2 प्रकारों को और इसके साथ में अटैच कर दिया, 2 प्रकारों को और अटैच कर दिया, है ना। तो पहले प्रचलित उपन्यासों के प्रकार कौन कौन से थे? घटना प्रधान, है ना। विद्वान मानते थे, उपन्यासकार मानते थे कि जो उपन्यास होते हैं ना, वो या तो घटना प्रधान उपन्यास होंगे जो एक विशेष घटना की बात करेंगे, या चरित्र प्रधान होंगे जो किसी के चरित्र को उकेरेंगे, किसी व्यक्ति विशेष पर लिखे होंगे, या नाटकीय उपन्यास होंगे जो नाटक को प्रेजेंट करेंगे। 3 प्रकार के उपन्यास हो सकते हैं। लेकिन आगे चलकर के कुछ और विद्वान आए और उन्होंने कहा कि साहब ये 3 प्रकार तो है, लेकिन 2 प्रकार इसमें और ऐड कर दीजिए। हमारा ऐसा मानना है कि 2 प्रकार और भी है। कौन कौन सा? एक प्रकार है उनमें से ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक, जो इतिहास की घटनाओं का वर्णन करते हो उन उपन्यासों को ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है। और एक है सामाजिक उपन्यास, जो समाज का वर्णन। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3, 2 और इसमें ऐड कर दिए, 5 प्रकार उपन्यास। 5 पर एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा घटना प्रधान उपन्यास ना, सिंपल से आप लोग, चलो पढ़ के भी बता दूंगा मैं, लेकिन एक बार सुन लीजिए, स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आप समझ चुके हैं कि 5 प्रकार की यहाँ बात करना है। ऐसे उपन्यास जो घटना पर प्रधान होते हैं, घटना पर आधारित होते हैं। ऐसे उपन्यास जो एक घटना विशेष पर लिखे जाते हो, है ना, घटना उनके लिए प्रधान होती है, मतलब घटना के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी उनकी घूमती रहती हो, उसका पूरा कथानक उस घटना के इर्द गिर्द घूमता रहता। तो ऐसे उपन्यास जो घटना पर आधारित हो, उनको ही हम या घटना प्रधान उपन्यास
कहेंगे। तो जिन उपन्यासों की कथा वस्तु में, पढ़ के बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जिन उपन्यासों की कथा वस्तु में घटनाओं की प्रधानता होती हो या किसी घटना विशेष को ध्यान में रखकर उपन्यास लिखा गया हो, है ना, घटना विशेष को ध्यान में रख करके भाई घटना प्रधान उपन्यास कहलाता है। इनमें पात्र का महत्व कथा की अपेक्षा गौण होता है, मतलब कम रहता है। तो यहाँ पर घटना का महत्व ज्यादा रहता है, पात्र का महत्व कम रहता है ना। घटनाओं के आरोह अवरोह में पाठक पात्र को पूर्णतः भूल जाता है। पढ़ने वाला जो होता है ना, वो पात्र को भूल जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ वो घटना चल रही होती है ना, कि क्या घटना घटित हुई थी और क्या होने वाली है, उसमें हीरो कौन है कोई मत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन उपन्यासों में पात्रों का चारित्रिक विकास विशेष महत्व नहीं रखता। इन उपन्यासों में वास्तविकता ना होकर काल्पनिक एवं चमत्कारपूर्ण जीवन का ही प्राधान्य रहता है। चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ आदि उपन्यास इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। क्लियर है। आज की हिंदी जगत की जो फिल्में है ना, कई फिल्में हैं जो उपन्यासों पर ही आधारित है, उपन्यासों के पर ही लिखी गई है, कई फिल्में। क्लियर है। तो जो घटना प्रधान होते हैं, दूसरा चरित्र प्रधान, जहां पर पात्र को ज्यादा महत्व दिया जाता, घटना को नहीं। जिस उपन्यास में, जिस स्टोरी में पात्र को, हीरो हीरोइन को, है ना, नायक नायिका को ज्यादा महत्व दिया जाता हो घटना की अपेक्षा, इस प्रकार के उपन्यास को हम चरित्र प्रधान उपन्यास, ठीक है ना, पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नाटकीय प्रधान उपन्यास। जो उपन्यास नाटक विधा पर आधारित हो, जो नाटक पर आधारित हो। ध्यान दीजिएगा, उपन्यास में जब ना तो एक तरफा किसी घटना की प्रधानता हो और ना ही किसी पात्र की प्रधानता हो, मतलब ऐसा उपन्यास जो पूरी तरह से ना तो किसी घटना पर लिखा गया हो और ना ही किसी चरित्र पर लिखा गया हो, मतलब किसी पात्र के चरित्र पर लिखा गया हो, लेकिन यहाँ कथा वस्तु तथा पात्र दोनों का समन्वय किया गया हो, जिसमें दोनों ही महत्वपूर्ण हो, घटना भी और पात्र भी, है ना। और ऐसे ही उपन्यास सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहलाते हैं। ऐसे ही उपन्यास सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहलाते हैं। यदि पात्र घटनाओं को प्रभावित, अब देखिए इस प्रकार के उपन्यास में पात्र घटना को प्रभावित करेगा, वो घटना पात्र को प्रभावित करे, दोनों आपस में चलता रहता है ना। तो यदि पात्र घटनाओं को प्रभावित करता है तो घटना भी मनोवैज्ञानिक तरीके से पात्र को भी प्रभावित करती है, और समय की गति भी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेमचंद के जो उपन्यास रहे हैं इसी कोटि के उपन्यास रहे हैं, नाटकीय प्रधान। नेक्स्ट है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास बताने की आवश्यकता नहीं, जो इतिहास का वर्णन करते हो वो ऐतिहासिक उपन्यास कहलाते हैं। तो देश काल का चित्रण उपन्यास का एक प्रमुख लक्षण भी है, इसका प्रमुख तत्व भी, है ना। तो ऐसे ऐतिहासिक चरित्र या घटना को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास ही ऐतिहासिक उपन्यास कहलाते हैं। इनमें भी नाटकीय उपन्यासों की तरह ही पात्र और घटनाओं को समन्वित किया जाता है, मतलब पात्र और घटनाओं के बीच में एक संबंध बनाया जाता है, एक समन्वय किया जाता है। देश काल के वर्णन से अभिप्राय यह है कि जिस देश या काल का वर्णन हो वह यथार्थ और उचित होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक लगना चाहिए, यथार्थ लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जापान को आल्प्स पर्वत पर दिखा दिया जाए, है ना, वो पृथ्वीराज के समय में कह दिया जाए कि कोई कोट पैंट पहन करके घूम रहा था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उस देश काल चरित्र का विरोध करना जैसा प्रतीत होगा, विरोध करने जैसा प्रतीत होगा। तो है ना, जो वास्तविक है, जिस प्रकार की भाषा शैली होनी चाहिए थी देश काल परिस्थिति के अनुसार, ऐसी ही होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक का? क्लियर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पर डिस्कस सामाजिक उपन्यास। कौन सा प्रकार है? सामाजिक उपन्यास। आइए, सामाजिक उपन्यास याद देखिए, जो समाज को प्रभावित करते हो, जो कहानी, जो विधा समाज को प्रभावित करेगी, जो समाज पर आधारित होगी। जैसे देखिए, कुछ विद्वान इसके एक और वर्ग को मानने लगे हैं जिसमें सामाजिक विचार, आदर्श और समस्याएं चित्रित होती है। सामाजिक मतलब समाज के विचार, समाज के आदर्श और समाज की समस्याएं जिस प्रकार के उपन्यास में बताई जाती है, उनको हम यहाँ सामाजिक उपन्यास की संज्ञा देते हैं। इनमें लेखक अपने समय के आदर्शों के अनुकूल ही पात्रों का चित्रण करता है। आज के प्रगतिवादी लेखकों के अधिकांश उपन्यास, प्रेमचंद्र के जैसे कई उपन्यास इसी कोटि में सम्मिलित किए जा सकते हैं, और इसका स्वरूप इस स्वरूप या श्रेणी को सामाजिक उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है, उपन्यास कहा जा सकता है।
सामाजिक उपन्यास कहा जा सकता है ना। तो सामाजिक उपन्यास में सिंपल है कि समाज की घटनाओं का चित्रण करे, समाज के आदर्शों का चित्रण करे, समाज की परंपरा का चित्रण करे, समाज की वेशभूषा का चित्रण करता, कुल मिलाकर के समाज के इर्द गिर्द उसकी पूरी स्टोरी घूम रही हो, ऐसे उपन्यासों को हम सामाजिक उपन्यास के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। क्लियर है। तो उपन्यासों के उक्त प्रकारों में लगभग इतिहास के सभी स्वरूप या भेद सम्मिलित हो चुके, जितने प्रकार हमने पढ़े हैं इतिहास सारे प्रत्येक क्षेत्र की इसमें बात की जा चुकी है। लेकिन कुछ समीक्षक उपन्यासों को दो विशेष श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक तो वास्तविकता प्रधान उपन्यास श्रेणी में, वास्तविकता प्रधान उपन्यास की श्रेणी में, दूसरा कल्पना प्रधान उपन्यास की श्रेणी में। इसका मतलब सिंपल सा है, जो वास्तविकता प्रधान उपन्यास होते हैं मतलब ये कि जो वास्तविक घटना पर लिखित होते हैं उन्हें हम वास्तविकता प्रधान उपन्यास कहेंगे, और जो उपन्यास सिर्फ मन धड़क कहानियों पर बना दिए जाते हैं उन उपन्यासों को हम कल्पना प्रधान उपन्यास कहें। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने उपन्यासों का अर्थ, परिभाषा, उसके तत्व और प्रकार चारों को हमने वन बाय वन करके क्लियर करने का प्रयास किया है। इसका एक पक्ष अभी और भी छूटा हुआ है, एक ही इसी सेशन में लाना संभव नहीं था, इस कारण से इसका एक अगला सेशन में आपको लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास का स्वरूप और विकास पर, जिसमें 3 चरण विशेष बताए गए कि उपन्यासों का विकास किस प्रकार से हुआ है, उपन्यासों का स्वरूप क्या है। तो उपन्यास का विकास किन चरणों में हुआ है, उन अगले चरणों की कहानी को हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ में मिलेंगे अगले सेशन में, और जो भी हमारे साथ अच्छे से और प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं वो ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी की A to Z सभी की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप हमको ज्वाइन करके और आप हमारे साथ में स्टडी कर सकते हैं, है ना। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप दोस्तों के लिए कि जिनको भी व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है दोस्तों, थोड़े से सजग होइए, तो सोचिए आप दिमाग से कि यार बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों होते हैं जिनका रिप्लाई हमें देना होता है, लेकिन संभव नहीं है हमारे लिए कि आपके मैसेज का तुरंत हम रिप्लाई कर पाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा है, व्हाट्सएप पर भी बहुत है ना। तो सबके मैसेज का रिप्लाई तुरंत करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ ये है कि रिप्लाई आपका आएगा, चाहे वो 8 दिन लेट ही क्यों ना हो, लेकिन रिप्लाई आपका अवश्य आएगा, जरूर आएगा। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से बने रहें, एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि टेंशन एग्जाम के टाइम पे ना रहे।